जैन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। जैसा कि हमने आपको राष्ट्रपति पढ़ा दिया था, उपराष्ट्रपति पढ़ा दिया था और उसका मंत्रिपरिषद पढ़ा दिया था। मंत्रिपरिषद के बाद बचा था एक आर्टिकल 76 जो महान्यायवादी की चर्चा करता है। आज सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, महान्यायवादी की ही चर्चा की क्या कहता है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 हमारे संविधान में दिया गया है, जिसके अंतर्गत महान्यायवादी का चर्चा किया गया है। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी जो कानून संरक्षक होता है, कानून संरक्षक बड़ा अधिकारी होता है। पहले इसको डिटेल में समझते हैं कि ये होता क्या है। महान्यायवादी कहने का मतलब कि आप समझ जाइए, जब हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ था, हाईकोर्ट जब था ही, उच्च न्यायालय था ही, ऐसे बहुत सारे न्यायालय बनाए गए, विधि न्यायालय बनाया गया, सत्र न्यायालय बनाया गया है, बहुत सारे न्यायालय हैं। तो फिर हमको महान्यायवादी का जरूरत क्यों पड़ा आर्टिकल 76 के अंतर्गत? फर्स्ट अपन क्वेश्चन तो यही उठता है। तो आर्टिकल 76 के अंदर भारत का महान्यायवादी होता है जो कार्य करता है देश के प्रति, ये देश के लिए कार्य करता है, ये अपने लिए नहीं करता, ये देश के लिए कार्य करता है। और ये जो है देश के लिए कार्य करता तो करता है, लेकिन ये राष्ट्रपति जो है, इनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब भारत का महान्यायवादी वो व्यक्ति हो सकते हैं जो व्यक्ति 10 साल तक या तो कोर्ट में काम किए होंगे या 5 साल से जीआई रहे, वही व्यक्ति महान्यायवादी के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी इनको नियुक्त करते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि इनको जरूरत क्यों पड़ी हमारे संविधान में लाने की और लागू करने की, और इनका वेतन भत्ता एक्स्ट्रा जो प्रधानमंत्री के कोष से दिया जाता है, इनको संचित निधि से कोष से पैसा नहीं दिया जाता है, इनको प्रधानमंत्री की निधि के कोष से दिया जाता है पैसा। क्यों हम पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करें इन पर? हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उन कानून बनाने के लिए या कानून चलाने के लिए या न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तो है। तो फिर क्यों जरूरत पड़ी महान्यायवादी का? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जब कोई बिल पास होता है संसद से, लोकसभा से, या राज्य में कोई राज्य संसद से कोई बिल पास होता है, लोकसभा से पास होकर, राज्यसभा से पास होकर, संसद में जब राष्ट्रपति जब सिग्नेचर होकर के विधेयक जब पारित हो जाता है, तो कुछ ऐसे कानून होते हैं जिस पर विरोध होने लगता है। जैसे अभी यूजीसी बिल आया, उसे बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। क्योंकि लोगों को ये लग गया कि नहीं, ये कानून इंडिया में अगर आ जाएगा तो जनरल कास्ट वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी आपदा हो जाएगी। अगर कुछ भी करेंगे हंसी मजाक की बात, तो SC ST वाले को या OBC वाले को लगेंगे, क्या SC ST वाले को लगेंगे नहीं, ये तो छेड़ रहे हैं हमको या गलत कर रहे हैं हमारे साथ। तो वही बिल, तो ये जो यूजीसी बिल आया, तो इसके लिए जो लड़ने जाएंगे कोर्ट में, तो दोनों आदमी होंगे, दोनों तरफ से ना फैसला होगा। एक विपरीत तरफ से होंगे और जो एक केस लड़ रहे हैं सो दो होना जो। तो यही महान्यायवादी जो है ये देश की तरफ से लड़ेंगे। तो इसीलिए, और नेता लोग को इतना फुर्सत नहीं दिया गया है कि वो कोई भी कानून के लिए, अपना कानून के लड़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाए। आप समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि हमारे नेता लोग को इतना फुर्सत नहीं दिया गया है कि वो किसी भी कानून या कोई ऐसा बिल पास हो जाए जिससे लोगों में भ्रम पैदा हो जाए या लोगों में गलत इस्तेमाल हो, या लोगों में जब आंदोलन हो जाए तो उसको शांत करने के लिए। इसीलिए भारत के महान्यायवादी का नियुक्त किया जाता है, और इनका काम ही यही है कि ये देश की तरफ से कानून लड़ेंगे। इनकी योग्यता होती है जो 5 साल ये CGI बने होंगे या 10 साल किसी न्यायालय में वकालत किए होंगे। इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये देश के लिए लड़ते हैं। और इनका भी कुछ विशेष संरक्षण होता है जिसपे ये कानून नहीं लड़ सकते। और हाँ, ये सरकारी वकील नहीं होते। ये अगर इनको देश की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन अगर इनको अपना भी कोई केस आएगा तो वो भी ये लड़ सकते हैं। बोले तो पैसा प्रधानमंत्री के निजी कोष से दिया जाता है, इसलिए इनके पास उतना रुपया नहीं मिल पाता है, जिनके कारण अगर इनका कुछ खर्चा वर्चा ज्यादा है तो इनको ये ऑर्डर दिया गया है कि अगर आपका खुद अगर काम करने का अधिकार है तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सरकार के विरुद्ध आप कार्य नहीं कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। ये भी इन पर सीमाएं लगा दी गई।
इनको संसद में भी जाने का अधिकार है, संयुक्त अधिवेशन में भी जाने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। इनके पास वो सारी शक्ति होती है जो एक सांसद एमपी को, जो संसद, जैसे समस्तीपुर सांसद संभावी चौधरी को जितना उस संसद के अंतर्गत जितने कानून नियम जितने पैसे मिलते हैं वो सारे इनको मिलते हैं, बस एक चीज का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है इनके पास। भारत के महान्यायवादी बाकी बात सारी चीज संयुक्त अधिवेशन में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, सारी चीज करेंगे। तो बारी बारी सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। हमने समझा दिया कि भारत के महान्यायवादी कौन होते हैं, क्या काम रहता है, कौन नियुक्ति करते हैं, क्या योग्यता है, क्या पैसा मिलता है, कहाँ से मिलता है, सारी चीज हमने बता दी। और इसके लिए 3 आर्टिकल दिया गया था, बारी बारिश तो नहीं है लेकिन इसके लिए 2-3 आर्टिकल है, वो तीनों बारी बारिश पढ़ेंगे क्या कह रहा है। आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी की चर्चा। के पद की चर्चा, इनमें बस इतना ही दिया गया है। उसके बाद इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। योग्यता 10 साल वकालत की हो कहीं, या 5 साल जज रहे हो। समझ गया? 10 साल वकालत की या 5 साल जज रहे हो। और इनका जो कार्य होता है वो सरकार के साथ होता है, सरकार के साथ लड़ेंगे। सरकार का कोई ऐसा नियम कानून आ गया जिसके पर विरोध हो गया तो उसके विपक्ष में ये लड़ेंगे, विपक्ष में उसके साथ लड़ेंगे। विपक्ष दल जो होगा वो, और ये राष्ट्रपति के द्वारा, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और इनका वेतन संचित प्रधानमंत्री निधि कोष से दिया जाता है। इनका वेतन प्रधानमंत्री के निधि कोष से दिया जाता है। क्या हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के जब इनको नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो क्या इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के बराबर होता है, हाँ या ना? तो नहीं, इनका जो कार्यकाल है वो बताया नहीं गया है कि ये इतने कार्यकाल तक करेंगे। हालांकि ऐसा जरूर होता है कि जब तक इनकी सरकार रहती है तब तक इनको कार्य करना होता है, लेकिन जब सरकार गिर जाती है तो इनको भी साइड हो जाना पड़ता है, क्योंकि इनको नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति अपने कार्य के लिए नियुक्ति करते हैं। तो दूसरा जब सरकार आता है विपक्ष का तो इनको साइड हो जाना पड़ता है। जैसे ही सरकार गिर जाएगी महान्यायवादी भी साइड हो जाएंगे। इनका कार्यकाल का वर्णन नहीं किया गया है। इनका कार्यकाल का वर्णन नहीं किया गया। और जब सरकार गिर जाती है तो इनको भी साइड हो जाना पड़ता है, तो इनको भी इस्तीफा देना पड़ता है। तो जैसा कि हमने बताया कि इनको सरकार की जब सरकार गिर जाती है तो इनको भी इस्तीफा देना पड़ जाता है, और इसलिए देना पड़ जाता है क्योंकि सरकार अपने का नियम कानून के हिसाब से इनको लागू करती है, इनको कार्य करना पड़ता है। और ये सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं,
सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, या जब तक ये कार्य पर रहेंगे या महान्यायवादी के रूप में कार्य करेंगे, तब तक ये सरकार के खिलाफ विरुद्ध बोल भी नहीं सकते और सरकार के खिलाफ कार्य भी कोई नहीं कर सकते हैं। और ऐसा कोई अगर कोई दूसरा आदमी पैसा भी देता है, अगर इनको खुद भी लड़ना पड़ता है या कोई विपक्ष भी बोलता है कि इनको लड़ने के लिए सरकार के खिलाफ, ये नहीं लड़ सकते, इनके लिए इनको बाध्य किया जाता है। आर्टिकल 76 इतना ही है बस। आर्टिकल 7 यही नियुक्ति कर महान्यायवादी के नियुक्ति के बारे में बताता है। कानूनी सलाहकार होते हैं। नोट करना तक। दूसरा है महान्यायवादी का आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 क्या कहता है कि महान्यायवादी को वो सारे चीज विशेष अधिकार प्राप्त होंगे जो एक सांसद को प्राप्त होते हैं। हमने आपको पहले बता दिया कि कहीं का भी कोई सांसद हो, जो एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य होगा, उनको जो अधिकार प्राप्त है वो सारे अधिकार इनको भी प्राप्त होंगे। बस एक चीज का अधिकार छोड़कर कि वोट देने का अधिकार नहीं रहे। हाँ, ये वोट दे सकते हैं, लेकिन ये अपने जो आयोग के अंतर्गत है वहां वोट दे सकते हैं। मीन्स अगर सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुछ हुआ तो वहां वोट दे सकते हैं, लेकिन ये संसद में वोट नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जब अगर उन लोकसभा के अध्यक्ष जब अनुपस्थित रहते हैं, जब वरिष्ठ जो लोग को चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, तो वहां भी ये नियुक्ति नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते। इनको वे सारे अधिकार प्राप्त हैं सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो एक एमपी को प्राप्त होता है। इनको भी सारे अधिकार प्राप्त हैं जो एक एमपी को प्राप्त होते हैं। मीन्स मान लो कि इनको आर्टिकल 8 के 80 इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। को वोट देने का अधिकार नहीं है। ये सदन में उपस्थित हो सकते हैं, अच्छा आप जी एक हमको बताइए कि अगर ये सदन में उपस्थित हो सकते हैं तो ये वोट क्यों नहीं दे सकते हैं? वोट देने के लिए इनको क्यों बाध्य नहीं किया गया है? और दूसरा चीज कि ये जब इनका कोई कार्य ही नहीं सदन में, तो इनको फिर सदन में क्यों बुलाया जाता है? सदन में इनको बुलाने का बस एक ही मतलब रहता है कि ये सदन में वही कार्य होता है जो विधेयक यानी मीन्स जो बिल पास होता है या कोई नियम कानून बनता है, तभी तो सदन लगता है। सदन क्यों है? क्योंकि कोई ऐसा नियम कानून बनाया जाए जो देश के प्रति एक सहायक हो या सहायक क्रिया हो, या देश के भविष्य के लिए सुरक्षा के लिए एक नियम कानून बनाया जाए। तो क्या पता कि ये जब नियम कानून बन जाए तो लोग इस पर विरोध करेंगे। जैसे सीएए 2019 में आया था तो बहुत सारे लोग विरोध किए थे, मुस्लिम लोग। अभी जब यूजीसी आया तो जनरल वाले ने बहुत सारे विरोध किए, और यूजीसी बिल जनरल की कास्ट बहुत कम होने के कारण यूजीसी बिल पर रोक लगा दी गई है। और इसी कारण तो यूजीसी के जो विरोध, जैसे कि जब पक्ष में जो बोलेगा वो सिर्फ और सिर्फ महान्यायवादी बोलेगा। मेरे कहने का ये मतलब, भले वो नियम कानून गलत है, लेकिन यूजीसी के सपोर्ट में बोलेगा तो वो सिर्फ महान्यायवादी बोलेगा, और यूजीसी के विरोध में जो जनरल वाले हैं उनकी तरफ से कोई केस लड़ेगा। तो संसद में इसलिए इनको बुलाया जाता ताकि जो नियम कानून बने वो बताया जा सके न्यायालय में कि हाँ इसके अंतर्गत ये हुआ था, ये इसलिए लाया गया था। सदन में तो सारे लोग चर्चा कर रहे होंगे।
तो वहीं पर तो ये फैसला होगा ना कि किस तरह से होता है। तो ये जब जाते हैं संसद में बैठते हैं तो सारी चीज को गौर करते हैं कि क्या बोला जा रहा है, कहाँ पर फायदा होगा, कहाँ पे फायदा नहीं होगा, इसीलिए इनको भी बुलाया जाता है। और वोट देने का अधिकार इसलिए इनको नहीं है क्योंकि ये फिर इनको नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगर राष्ट्रपति की सरकार देश में है तो ऐसा कोई एक वोट देने से बहुत चीज हो जाता है। तो इसीलिए वोट नहीं देते, क्योंकि अगर ये वोट देने का अधिकार रहेगा तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के पक्ष में ही वोट करेंगे। अब सीधी सी बात समझ जाइए कि अगर आपके पिताजी आपके इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो आप वोट सिर्फ मामूली सी बात है, पिताजी कितने भी खराब है तो आप वोट पिताजी को ही दीजिएगा। तो वही कहने का मतलब कि वोट देने का अधिकार इन लोगों को नहीं दिया गया। ये सदन में उपस्थित हो सकते हैं, ये संयुक्त अधिवेशन में भी उपस्थित होते हैं, अधिवेशन में भी उपस्थित होते हैं। नोट करिएगा। इनका एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 105, आर्टिकल 76, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 क्या कहता है कि इनको विशेष अधिकार की बात, संसद में विशेष अधिकार प्राप्त। संसद में विशेष अधिकार प्राप्त है कि ये आर्टिकल में वैसे महान्यायवादी को थोड़ा सी चर्चा दी गई है कि इनको सदन में ये बोलने का अधिकार है कि आर्टिकल 105 के अंतर्गत ये बोलने का जरूर अधिकार दिया गया है कि आप किसी विशेष मुद्दे पर भी बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार। ये बहुत थोड़ा सा जब संसद में पढ़ाएंगे आर्टिकल 79 के अंतर्गत, जब भाग 6 पढ़ेंगे, भाग 6 नहीं इसी में भाग में पढ़ेंगे, तो उसमें हम आर्टिकल 105 को विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, इसमें बस इतना, संसद में विशेष अधिकार प्राप्त है महान्यायवादी को, जैसे बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार। समझ गए? आर्टिकल 76 इसको 105 को आप पोस्टपोन रखिए, 105 जब हम संसद पढ़ाएंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, आर्टिकल 76 तक हो गया, तो उसके बाद 88 पढ़ा, तो एक आर्टिकल और पढ़ लो, 2 आर्टिकल और। आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 कहता है कि इसमें कार्यों का बंटवारा किया गया। राष्ट्रपति ये कार्य करते हैं कि उनको बंटवारा करने का अधिकार है। राष्ट्रपति की ये नहीं चाहते हैं कि किसी को, यहाँ लिख लो छोटा सा पॉइंट कि काम कार्यों का बंटवारा, कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं क्या कि किसी आदमी पर इतना लोड न हो जाए, इसी के चलते वो कार्यों का बंटवारा करते हैं। जैसे मंत्रिमंडल का कार्य अलग कर देते हैं, मंत्रिपरिषद का अधिक, अटॉर्नी जनरल का अलग, सारे चीज का, उच्च न्यायालय का अलग, हाईकोर्ट का अलग, सारे लोग अलग अलग नियम कानून बनाएंगे। यही आर्टिकल 77 कहता है, कार्यों का बंटवारा। और नेक्स्ट है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो कोई भी कार्य करेंगे तो राष्ट्रपति को बताएंगे, बता के करेंगे। प्रधानमंत्री का ये थोड़ा हम डिटेल में समझाएंगे, अगर नहीं बताएंगे तो क्या होगा। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह कोई भी कार्य करे तो राष्ट्रपति को बताए।
तो राष्ट्रपति को बताएं। समझने की मतलब कि समझिए क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होना चाहिए कि आप कोई भी कार्य करें तो वो राष्ट्रपति को बताएं। क्यों बताएं? क्यों बताने का मतलब कि कोई भी कानून जब बनता है तो उस पर सिग्नेचर राष्ट्रपति का होता है। तो कल के डेट में या कुछ हो जाए तो इसके लिए ये नहीं राष्ट्रपति कहना चाहते हैं कि आप कोई ऐसा कानून बनाइए और हमको पता ही ना हो, या सदन में कोई चीज पर चर्चा कर रही है और आप हमको नहीं बताएं। इसलिए आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि सदन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप मान लीजिए एग्जाम्पल थ्रू कि आपके घर में, आप अपने घर में रहते हैं, आपके दादाजी हैं, सो मतलब कोई काम के नहीं, मतलब मैन आदमी हुए, जैसे राष्ट्रपति आपके दादाजी हुए, पिताजी प्रधानमंत्री हुए, और आप घर में रहते हैं, मम्मी पापा सारे रहते हैं। तो आपके पिताजी का यह कर्तव्य बनेगा कि आपके घर में क्या क्या चल रहा है वो सारे की निर्णय आपकी मम्मी तक, सॉरी मम्मी तक नहीं, आपके दादाजी तक पहुंचाए। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहती सरकार, ये नहीं चाहती आपके दादाजी को कल के डेट में ये नहीं पता चले कि ये कहीं अलग से पता चले। राष्ट्रपति भी यही कहता है कि अगर हमको कल के डेट में ये चीज अलग से पता चलती है या अखबार के माध्यम से पता चलती है तो राष्ट्रपति इन पर, प्रधानमंत्री पर तुरंत और तुरंत एक्शन ले सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि कोई भी कार्य राष्ट्रपति को बताया जाए। राष्ट्रपति को कहने का मतलब है कि आपको, हमको कोई भी चीज सदन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस पर कानून बन रहा है, नहीं बन रहा है, वो सारी चीज हमको बताए। और राष्ट्रपति कहते हैं अगर ये चीज हमको अखबार के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति से अगर हमको पता चलती है तो हम आप पर कार्यवाही कर सकते हैं। एक ऐसे कार्रवाई नहीं किया जा सकता, उसको बुला करके समझा कि हाँ क्यों नहीं बताए आप हमको, ये उनको फिर लिखित में प्रधानमंत्री को देना पड़ जाता है कि हाँ इसके वजह से हम नहीं बता पाए आपको। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है। जो भी कार्य होता है प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है क्योंकि राष्ट्रपति को बताना पड़ता है। ठीक है, तो आर्टिकल 78 तक यहीं तक क्लास खत्म करते हैं और कल से संसद पढ़ेंगे। 79 से आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे संसद की क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा, कैसे प्रश्न काल उठता है, किसमें मुक्का मुक्की चलने लगता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है संसद में। ये सारी चीज क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।